हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल PPGS के अंदर। आधुनिक भारतीय इतिहास की जो हमने सीरीज़ शुरू कर रखी है उसको आगे बढ़ाते हैं, आगे लेके चलते हैं। ये सीरीज सभी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम, चाहे वो पात्रता परीक्षा हो या अन्य कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम है, उन सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। एक बार आप वीडियो देख लीजिए, फिर बुक के अंदर पढ़ लीजिए तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। लेकिन बुक्स में बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं जिनको हम कॉन्सेप्ट लेवल पर समझ नहीं पाते हैं। उनको समझने के लिए बेस्ट वीडियो आधुनिक भारतीय इतिहास के अंदर हम बात करेंगे माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन प्लान की हम बात करते हैं। देखिए, आपको पता होगा 1945 में इंग्लैंड में चुनाव होते हैं और इंग्लैंड के इन चुनाव में लेबर पार्टी चुनाव जीतती है। और लेबर पार्टी ने पहले ही अपने घोषणा पत्र में ये घोषणा कर रखी थी कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो भारत को आज़ाद करेंगे। और चूंकि इलेक्शन के बाद लेबर पार्टी ही सत्ता में आती है और प्रधानमंत्री बनते हैं क्लीमेट एटली। अब क्लीमेट एटली ने पहले ही घोषित कर रखा था कि हम भारत को आज़ाद करेंगे, इसीलिए वो कैबिनेट मिशन को भारत भेजते हैं। कैबिनेट मिशन भारत आता है क्या करने के लिए? सत्ता का हस्तांतरण करने के लिए और संविधान का फ्रेमवर्क बनाने के लिए। काफ़ी हद तक मामला आगे बढ़ता है, लेकिन मुस्लिम लीग के द्वारा काफ़ी रोड़े अटकाए जाते हैं। फिर भी संविधान सभा के जो चुनाव होते हैं वो कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा के चुनाव हो जाते हैं और संविधान निर्माण का कार्य शुरू हो जाता है। बाद में कैबिनेट मिशन के बाद में द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी और इंग्लैंड किसी भी हालत में भारत को, अर्थात भारत इंग्लैंड का उपनिवेश था, उसको यहाँ से छोड़कर जाना चाहता था। इसी प्रकार इटली ने घोषणा की 20 फरवरी 1947 को। इटली साहब यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री घोषणा करते हैं कि जून 1948 तक भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण कर दिया जाएगा, अर्थात पावर ऑफ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। कब? जून 1948 तक भारतीयों को सत्ता सौंप दी जाएगी। अब इस काम के लिए तत्कालीन जो वायसराय होते हैं वेवेल, उनकी जगह नए वायसराय को लाया जाता है, लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि उस समय आर्मी के भी मेंबर होते हैं। इनको लाया जाता है और इनको बागडोर संभाली जाती है। ये 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन को कार्यभार संभालते हैं। ये भारत आते हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टी से बात करते हैं और अपनी जो योजना है, अपना जो कार्यक्रम, वो 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान प्रस्तुत करते हैं। माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन प्लान 3 जून को ये प्रस्तुत करते हैं। 3 जून 1947 को प्रस्तुत करते हैं। ये जो प्रस्तुत करते हैं उसमें भारत के डिवीज़न होने की बात करते हैं, भारत को बांटने की बात करते हैं, क्योंकि इससे पहले ये देख रहे थे कि भारत में लगातार सांप्रदायिक दंगे, सांप्रदायिक हिंसा होती ही जा रही थी। अब इतनी अधिक सांप्रदायिक हिंसा रुक नहीं रही थी, कभी किसी क्षेत्र में हो गई, कभी किसी क्षेत्र में हो गई, तो उसने सोचा कि अब तो किसी भी हालात के अंदर भारत को एक नहीं रखा जा सकता, अर्थात भारत के 2 टुकड़े ही करने पड़ेंगे। इस प्रकार इसके प्रपोजल ने रखा गया कि भारत को दो भागों में बांट दिया जाएगा। अब 2 भागों में कैसे बांट दिया जाएगा? मुख्य रूप से उन्होंने कहा उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत है वह सिलचर जो असम के अंदर क्षेत्र है, मुख्य रूप से उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, यहाँ उत्तर पश्चिम सीमा क्षेत्र के अंदर जब जनमत संग्रह कराया जाता है तो जनमत संग्रह के अंदर यहाँ के एक पॉपुलर लीडर होते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। और खान अब्दुल गफ्फार खान भारत विभाजन के बिल्कुल खिलाफ थे। वो कभी भी नहीं चाहते थे भारत का विभाजन हो, लेकिन जिन्ना की वजह से भारत, जिन्ना की महत्वाकांक्षा की वजह से भारत का विभाजन हो। एक्चुअल में जिन्ना का कोई मतलब भी नहीं था कि भारत के अंदर कोई विकास हो, नहीं है। उसका एक एजेंडा था कि मुझे कुर्सी चाहिए, और अपने इसी एजेंडे को प्राप्त करने के लिए वो काम कर रहे थे। जिन्ना को पाकिस्तान से भी कोई मतलब नहीं था, पाकिस्तान के विकास से भी कोई मतलब नहीं था, जिन्ना को सिर्फ कुर्सी चाहिए थी। अगर जिन्ना को उस समय कुर्सी भारत में मिल जाती तो मैं समझता हूँ कि शायद जिन्ना कभी भी भारत का विभाजन नहीं करवाते। जिन्ना की प्रारंभिक राजनीति देखें तो जिन्ना प्रारंभ में कांग्रेस के साथ थे, वो देश का विभाजन कभी नहीं चाहते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब उसको ऐसा लगा कि यहाँ पर जो सत्ता कांग्रेस को मिलेगी और जिन्ना को कुछ नहीं मिलेगा, तब वो धीरे धीरे सेपरेट की तरफ आगे बढ़ते हैं और अलग पाकिस्तान की मांग रखते हैं। कहीं ना कहीं उनके अंदर राजनीतिक भूख, कुर्सी की भूख छिपी हुई थी। तो ये जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत है, यहाँ खान अब्दुल गफ्फार खान यहाँ के बहुत बड़ा चेहरा होते हैं, बहुत बड़ा लीडर होते हैं। इन्हीं का एक नाम फ्रंटियर गांधी भी होता है। और ये जो लोग थे यहाँ पर, ये लाल कपड़े पहनते थे, इसलिए इन्हें लाल कुर्ती भी कहा जाता है। वो इस जनमत संग्रह या इस वोटिंग के बिल्कुल खिलाफ थे। सिलचर जो क्षेत्र था ये पूर्वी पाकिस्तान के नज़दीक पड़ता था, तो यहाँ पर भी मोहम्मदन मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था जो असम का भाग था, ये भी इसमें सम्मिलित किया गया। इसके अलावा जनमत संग्रह, यहाँ जनमत संग्रह हुआ, वह सिंध में वोट पड़े और सिंध क्षेत्र में वोट के द्वारा सिंध को भी एक प्रकार से पाकिस्तान में ही डाल दिया गया। और बंगाल और पंजाब,
इसका विभाजन एक बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि बंगाल और पंजाब के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में एक तो बड़े स्टेट थे और बहुत अधिक मात्रा में मोहम्मडन थे। लेकिन मोहम्मडन या मुसलमानों को छोड़कर अन्य भी नॉन मुस्लिम कास्ट भी बहुत अधिक थी, वो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ज़्यादा थी, हिंदू बहुत ज़्यादा थे, सिख भी बहुत ज़्यादा था। इसलिए पूर्वी बंगाल जिसमें मुसलमान थे वो पाकिस्तान को दे दिया गया, पश्चिमी पंजाब वो पाकिस्तान को दे दिया गया और बलूचिस्तान वो पाकिस्तान को दे दिया गया। इस सारे के सारे क्षेत्र को मिलाकर पाकिस्तान एक अलग देश बना दिया गया। बड़ा दुखद था घड़ी थी, क्योंकि जो हिंदू मुस्लिम 1857 की क्रांति में कंधे से कंधा मिलाकर साथ चल रहे थे, आज वो 1947 में अलग देश तक पहुंच गए। कहीं ना कहीं इसके पीछे जो मुख्य कारण था वो अंग्रेज़ों की डिवाइड एंड रूल नीति थी। अगर अंग्रेज़ इनके मन में असुरक्षा की भावना नहीं भरते तो ये कभी भी आज़ाद नहीं, कभी भी अलग देश की डिमांड नहीं करते। लेकिन अंग्रेज़ों के द्वारा उनके मन में असुरक्षा की जो भावना भरी गई थी, उनका जो बीज बोया गया था, वो बीज आज 1947 में एक अलग देश के रूप में आपके सामने नज़र आ रहा है। वरना यही अंग्रेज़ थे जो यही मुसलमान थे जो 1857 क्रांति में भारत हिंदुओं के साथ, कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे थे। बाद में देखिए देशी रियासतों को हम देखें। देशी रियासतों के सामने 3 बातें रखी गई थी, या तो वो एक बात भारत में से मिल सकती हैं, पाकिस्तान में मिल सकती हैं, या स्वतंत्र भी रह सकती हैं। ये उनके सामने प्रपोजल रखा गया था। लगभग 563 देशी रियासतें थी। अब इन सब बातों के आधार पर ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया गया। इसको 4 जुलाई को प्रस्तावित किया गया, अर्थात ब्रिटेन की संसद में रखा गया, और 18 जुलाई को इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। और इस प्रस्ताव के तहत 2 राज्य अर्थात 2 देश भारत और पाकिस्तान बना दिए गए। दोनों देशों की अलग अलग संविधान सभा भी कार्य कर रही थी। 1946 से ही कैबिनेट मिशन के अनुसार ही संविधान सभा का निर्माण कार्य शुरू हो गया था। दोनों देशों का अलग अलग संविधान निर्माण का कार्य भी उसी दौरान चल रहा था। ब्रिटेन में भारत मंत्री का जो पद था उसको भी समाप्त कर दिया गया, और सारी की सारी जो ट्रांसफर ऑफ पावर है वो सारी की सारी संविधान सभा को ट्रांसफ़र कर दी। और संविधान सभा भी साथ साथ कार्य कर रही थी। उसी समय अंतरिम सरकार का गठन भी कर दिया गया था, और अंतरिम सरकार का नेतृत्व भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। तो इस प्रकार उनको पावर भी दे दी। एक तरह वो संविधान अंतरिम सरकार के रूप में काम भी कर रहे थे और संविधान निर्माण का काम भी कर रहे थे। तभी 14 अगस्त को पाकिस्तान एक अलग देश बन जाता है, और 15 अगस्त को भारत एक अलग देश बनता है। हमसे एक दिन पहले पाकिस्तान को स्वतंत्रता दी गई। जब पाकिस्तान के अंदर हम बात करें, जिन्ना प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं। वहीं प्रधानमंत्री लियाकत अली खान बनते हैं। भारत की हम बात करें तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। वह भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउंट बेटन ही बने रहते हैं। प्रथम गवर्नर जनरल माउंट बेटन ही बने रहते हैं। बाद में सी राजगोपालाचारी, जो कि स्वतंत्र भारत के अंतिम वो एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल बनते हैं, जो 26 जनवरी 1950 तक इस पद पर रहते हैं। उसके बाद 26 जनवरी 1950 के बाद इस पद पर, इस गवर्नर जनरल के पद की जगह पर भारत के राष्ट्रपति अर्थात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसको संभाल लेते हैं। अब यहाँ तक सारा हो चुका है। पूरे देश के अंदर 15 अगस्त मनाया जा रहा है, हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है, सभी लोग खुशी हैं, क्योंकि लगभग 200 वर्षों की गुलामी हमने झेली थी, और अंग्रेज़ों ने तो हमारा बहुत ही बुरा हाल कर दिया था। हमारा आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक हर प्रकार के हमारे ताने बाने को बिल्कुल ख़राब करके रख दिया था। तो ऐसी स्थिति में 15 अगस्त मनाया जाता है, लेकिन जब तक 560 देशी जो रियासतें थीं उनका विलय भारत में हो चुका होता है। 3 ऐसी रियासतें थीं जिनका विलय करना भारत में बहुत ही ज़रूरी था, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। ये जो रियासतें थीं इनका विलय भारत के सामने चुनौती था। सबसे पहले हम बात करते हैं जूनागढ़ के शासक थे मोहम्मद महावत खान शासक थे, और ये किसी न किसी प्रकार से गुपचुप संधि करते हैं जिन्ना से करते हैं। अगर हम इसको वर्तमान में देखें जूनागढ़, तो ये आज गुजरात का भाग है, गुजरात है। यहाँ अधिकतर जो जनसंख्या थी, लगभग 80% जनसंख्या यहाँ पर हिंदू थे, और हिंदू जनसंख्या यहाँ पर ज़्यादा थी। अब ये जो था ये पाकिस्तान से मिलना चाहता था, लेकिन यहाँ पर जनसंख्या जो हिंदू थी उन्होंने एक प्रकार का विद्रोह कर दिया कि जनता ये कहा कि हम किसी भी हालत में पाकिस्तान के पास नहीं जाएंगे, अपने देश हिंदुस्तान में रहेंगे। 20 फरवरी 1948 को यहाँ पर जनमत संग्रह कराया जाता है, और लगभग 99 के आसपास लोग जनमत संग्रह के अंदर भारत के अंदर अपना विश्वास प्रकट करते हैं, और ये इस प्रकार जूनागढ़ का भारत में विलय कर लिया जाता है। हैदराबाद, जो कि उस समय बहुत बड़ी रियासत थी और आर्थिक रूप से भी काफ़ी समृद्धशाली
रियासत थी और उसके शासक थे उस्मान अली खान। उस्मान अली खान यहाँ के शासक थे। हैदराबाद नहीं तो भारत में सम्मिलित होना चाहता था, न पाकिस्तान में सम्मिलित होना चाहता था, बल्कि वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता था। तो इसके पास अपनी एक सेना थी, उस सेना को रजाकार कहते थे। इसकी अपनी सेना थी रजाकार, और सेना होने के कारण इसको एक प्रकार ये भी था कि भाई अगर भारत आक्रमण करता है, पाकिस्तान आक्रमण करता है तो मेरे पास सेना, ये भी इसके पास फीलिंग थी। यहाँ भी अगर आप जनसंख्या देखिए 80% यहाँ भी हिंदू जनसंख्या थी। तत्कालीन हमारे जो नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस रियासत को अपने अंडर करने के लिए ऑपरेशन पोलो कार्यक्रम चलाया जाता है। हमारी सेनाएं वहाँ जाती हैं, अटैक करती हैं, आक्रमण करती हैं और ऑपरेशन पोलो के तहत इस रियासत पर कब्जा कर लेती हैं और इसका भारत में विलय हो जाता है हैदराबाद का। अभी हम थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में बता रहे हैं, अलग से इनका एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे। नेक्स्ट है लास्ट जम्मू कश्मीर। सबसे अंतिम रियासत थी जम्मू कश्मीर। देखिए जम्मू कश्मीर की स्थिति अलग थी। यहाँ के जो शासक थे राजा हरी सिंह, ये हिंदू शासक थे, राजा हरी सिंह जी थे, लेकिन मुस्लिम जनसंख्या मोस्टली यहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो मुस्लिम थी। और ये लेकिन तभी क्या होता है कि जम्मू कश्मीर के ऊपर उधर से जिस प्रकार भारत ने यहाँ सैनिक कार्रवाई की थी, उधर से पाकिस्तान भी ऐसी ही सैनिक कार्रवाई जम्मू कश्मीर पर करना चाहता है और जम्मू कश्मीर पर आक्रमण हो जाता है। तभी वहाँ का राजा हरी सिंह घबरा जाता है और दौड़कर भारत के पास आता है और कहता है मेरी सहायता करो। उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल जी कहते हैं कि हम आपकी सहायता कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आप तो इंडिपेंडेंट है, या तो आप हमारे अपनी सहमति प्रकट कीजिए अर्थात अपना विलय भारत में कीजिए। तो 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरी सिंह अपना विलय पत्र भारत को सौंपते हैं, अर्थात अपने राज्य का विलय भारत में कर देते हैं। उसके बाद भारत भी सेनाओं को भेजता है और सेनाओं को भेजकर जम्मू कश्मीर के अंदर, इधर से पाकिस्तान की सेनाएं एंटर कर चुकी थी, इधर भारत की सेनाएं, काफ़ी दिन युद्ध चलता है। बाद में यूएनओ के हस्तक्षेप से युद्ध समाप्त हो जाता है और LOC लाइन ऑफ कंट्रोल अर्थात जम्मू कश्मीर के जिस आधे से आधे क्षेत्र के ऊपर आज भी पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, यानी जिस दिन पाकिस्तान ने कब्जा किया था वो कब्जा आज भी उसने कर रखा है। आधा जम्मू कश्मीर उनके पास है, आधा हमारे पास है। वास्तविक रूप से सारा का सारा हमारे पास होना चाहिए, लेकिन उसने अवैध रूप से आज भी कब्जा कर रखा है। तो मैं समझता हूँ कि इस टॉपिक को आप बहुत अच्छी तरह से समझे होंगे। माउंटबेटन प्लान को हम लगातार आपके लिए इसी प्रकार डेली अच्छी अच्छी सीरीज लेके आ रहे हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम।